वेलकम टू विद्यार्थी गुरुकुल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का 3rd चैप्टर। इस चैप्टर का नोट्स मैं तैयार की हूँ। इसका वीडियो मैं 3 पार्ट में बनाई हूँ। फर्स्ट पार्ट इसके पहले बना चुकी हूँ। आज का जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल की दीवानी प्राप्त कर लेती है तो अब वो सोचने लगती है कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये जो भूखंड है उसके नियंत्रण में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में है। तो अब वो चाह रही है कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए, कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि जो उसकी जो बढ़ती हुई जो खर्च है उसे पूरा किया जा सके। तो इसके लिए वो कई तरह का उपाय करती है, जैसे कि व्यवस्था करती है, जैसे कि अस्थाई बंदोबस्त हो गया, महलवाड़ी व्यवस्था हो गया, इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गया। तो ये जो भी व्यवस्था किया गया है कंपनी के द्वारा किया गया, और ये सिर्फ अपनी खर्चों को, अपने आमदनी को पूरा करने के लिए, जिस तरह से कि उनकी आमदनी हो सके। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फिर यूरोप अब सोचती है, ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती है कि यूरोप के जो लोग हैं कि सिर्फ किसानों के द्वारा राजस्व प्राप्त करने से ही उनकी आमदनी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई ऐसा खेती करना चाहिए जो कि यूरोप के लोगों को, यूरोप के लिए सही साबित हो, यूरोप में ज़रूरत हो, उस हिसाब से कुछ खेती भी करना चाहिए और जिससे कि उन्हें आमदनी हो। तो आज का जो वीडियो है ये हम आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब यूरोप में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है चाह रही है कि कोई ऐसा खेती किया जाए जिससे कि यूरोप के ज़रूरत के हिसाब से हो, तो वो नील की खेती के लिए शुरुआत करती है। तो यूरोप में बढ़ती मांग, जो नील की जो मांग है बढ़ती चली जा रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने का रास्ता ढूंढ रही है। तो जब यूरोप में नील की खेती का बहुत ज़्यादा डिमांड था, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी सोच रही है क्या कि भारत में नील की खेती बढ़ाया जाए। 18वीं सदी के आखिरी दशक से ही बंगाल में नील की जो खेती हो रही थी वो बहुत तेज़ी से फैलने लगा था। फिर हम आगे देखते हैं क्या कि बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों में छा गया। अब बंगाल में जो नील पैदा हो रहा है इतना ज़्यादा कि दुनिया के बाज़ारों में छा जाता है। और 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% ही था। फिर 1810 में ब्रिटेन में आयात किए गए भारतीय नील 95% हो गया था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इसका डिमांड है बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ता चला गया वैसे वैसे कंपनी के जो अफसर हैं वो व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाते चलते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब नील का व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हर लोग, कंपनी सोच रही है, अफसर सोच रहे हैं कि इस नील के उत्पादन में पैसा लगाया जाए। और इसी के कारण वो क्या करती है कि अपने अपने जो है सभी अपने तरीके से वो लोग पैसा लगाते हैं, और समय इसी के साथ बीतता चला जाता है। कंपनी के जो बहुत सारे कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। तो अपनी नौकरी वो क्यों छोड़ देते हैं? उन्हें ऐसा लगता है कि नील खेती में ज़्यादा उन्हें मुनाफा होगा, और इसी भारी मुनाफा के उम्मीद से ही अब क्या होता है कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और नील के बागान लगाने लगे। तो ये हम देख रहे हैं कि नील की खेती में जब बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा तो सभी लोग हैं, जो कंपनी है, अफसर हैं, वो भी अपना अपना पैसा लगाते हैं और नील की खेती पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसे नहीं होते थे, उन्हें नए नए बैंक भी कर्जा देने के लिए तैयार थी। नील की खेती 2 तरीके से होती थी। किस तरह से होती थी? तो निज और रैयती। निज में क्या होता था, जो निज जो तरीका था इसमें बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में खेती करते थे, या फिर दूसरे ज़मींदार से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मज़दूर को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। तो ये जो हो गया निज व्यवस्था हो गया। निज जो खेती होती थी इसमें कई तरह की समस्याएं भी थी। क्या समस्या थी? तो यहाँ हम देखते हैं कि जब बागान मालिक को निज खेती करने के लिए बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता पड़ती थी, तो ये जो नील की खेती होती थी ये सिर्फ उपजाऊ भूमि पर ही होती थी।
अब इसके लिए क्या होता था कि इन्हें उपजाऊ भूमि जो पर ये नील की खेती होती थी, तो इन्हें बहुत छोटे छोटे मोटे मोटे मतलब छोटे मोटे ही खेत उनके पास हाथ लग पाता था। तो उसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर जो बड़े बड़े भूखंड ज़रूरत पड़ती थी इन्हें नील की खेती के लिए, बड़े बड़े ज़मीन की आवश्यकता पड़ती थी, बड़े बड़े भूखंडों की आवश्यकता पड़ती थी। तो इसके लिए अब उन्हें नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास ये करने लगे। अब वहाँ पर किसान को हटवा देते थे, तो ये क्या होता था कि नील की खेती, ये जो नील खेती जो व्यवस्था था, इससे टकराव और तनाव पैदा हो गया, क्योंकि किसानों को वहाँ से हटा दिया जाता था, जिससे उनमें टकराव उत्पन्न हो गया था। अब हम देखते हैं क्या रैयत व्यवस्था, इसके तहत क्या था। इसके अंतर्गत बागान मालिक रैयतों के साथ अनुबंध का सट्टा करते थे। जब ये अनुबंध का सट्टा करते थे तो कई बार गांव के मुखियाओं को भी रैयत की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जब बात कर देते थे तो जो अनुबंध पर दस्तखत करते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिक से नगद कर्जा मिल जाता था। कई बार क्या होता था, जब इस तरह से व्यवस्था कर ली जाती थी, उन्हें अनुबंध के लिए उन्हें कर्जा देने के लिए तैयार किया जाता था, दस्तखत कर देते थे, तो कम ब्याज पर उन्हें बागान मालिक से पैसा मिल जाता था। अब कर्जा लेने वाले जो रैयत थे वो क्या करते थे, उन्हें क्या होता था कि 25% यानी कि कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी ज़रूर होता था, आवश्यक था। बागान मालिक बीज और उपकरण जो है मुहैया करवाते थे, और जब मिट्टी को तैयार करने पर बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर होता था। तो यहाँ रैयत व्यवस्था में हम क्या देख रहे हैं कि बागान मालिक जो हैं वो बीज देते हैं, उपकरण देते हैं, मुहैया करवाते हैं, और जब मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना, फसल की देखभाल करना, ये सारा जिम्मा था ये काश्तकारों के ऊपर होता था। कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दिया जाता था, रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। अब फिर जो यही चक्र है घूमता रहता था, दोबारा होते रहता था। भारत में नील के पौधे की जो कटाई होती थी अधिकांश ये पुरुष ही करते थे। नील के पौधे को हौद तक ढोकर औरत लाती थी। तो कटाई कौन करते थे? पुरुष करते थे। और पौधे को हौद तक ढोकर कौन लाता था? तो औरत ही लाती थी। मजदूर को हाथ में कमर तक भरे नील के घोल में खड़े होकर 8 घंटे तक पेंडल से हिलाना पड़ता था। हौद को वेट्स भी कहते हैं। नील गांव आमतौर पर बागान मालिक के फैक्ट्रियों के पास ही होते थे। क्यों होता था? क्योंकि उसकी वो देखभाल कर सके, नज़दीक रहता था, उनके गांव के पास, उनकी फैक्ट्री के पास गांव होता था, तो उनकी अच्छी तरह से वो देखभाल करते थे। अब हम यहाँ देखते हैं कि नील का उत्पादन कैसे होता है। नील का उत्पादन किस तरह से होता है यहाँ हम देखेंगे। नील कैसे बनाया जाता है। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत होती थी। नील की पत्तियों को तोड़ लिया जाता था और एक गर्म कुंड में कई घंटों तक इसे डुबाया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड भी कहा जाता है। फिर हम देखते हैं जब पौधे को किण्वित हो जाता था, जब पौधा किण्वित हो जाता था, उसमें जो गर्म पानी में डाला हुआ है किण्वित हो जाता था, तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। जब सड़ जाता था तो किण्वित हो जाता था, उसके बाद द्रव में वो बुलबुले उठने लगते थे और सड़ी हुई पत्तियों को निकाल लिया जाता था और द्रव को छान लिया जाता था। दूसरा हौद को पहले हौद के ठीक नीचे रखा जाता है। दूसरे हौद को बीटर वाट भी कहा जाता है। दूसरे हौद को बीटर वाट कहा जाता है और इसमें घोल को लगातार हिलाया जाता है। जब वह द्रव हरा और उसके बाद फिर नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी मिलाया जाता था और धीरे धीरे पानी की नील की जो पत्तियां हैं उस नीचे जम जाती थी और साफ द्रव निकल जाता था। फिर द्रव को छानकर अलग कर दिया जाता था और जमी नील को गाद या निथारण कुंड इसे कहा जाता है में डाल दिया जाता था और बिक्री के लिए सुखा देते थे। तो इस तरह से जो है नील बन गया, तैयार हो गया। नील की खेती के बाद धान की खेती नहीं हो पाती थी। कारण क्या था कि नील की जो जड़ें थी वो लंबा होता था।
तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि आज का जो ये वीडियो है समाप्त हुआ। आपको ये नोट्स कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।